अभी जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, सबसे पहली बात तो है कि वो हमारी विधानसभा से नहीं है, जिसकी मार हमारे यहाँ की जो जनता है वह झेल रही है। और शायद वो भी हमारी शादी किसी नेता से हुई, किसी युवा से नहीं, किसी लड़के से नहीं, किसी बिजनेसमैन से नहीं हुई। आंगनबाड़ी सेविका भी बहुत सारी ऐसी बहनें मिलेंगी जो कि आज भी आपको बताएंगे कि नीरज यादव जी जो थे हमारे बराड़ी विधानसभा के, हिटलर यादव, उनके कारण हम लोगों का जो है सही चयन हुआ, नहीं तो पैसे के घोर फेर से बहुत गलत लोगों का चयन हुआ। इसलिए मेरे पति जो हैं अभी उनका पार्टी से मोह भंग हो गया है। इनको इस बात की तकलीफ हुई, अगर रुपये की ही बात थी तो वो भी हम लोगों के साथ रखा जा सकता था, एक बार रखते सही। मैं अगर नहीं दे पाती तो शायद आज वो ठेस हमारे दिल में नहीं रहता। जो की बात करती हैं, तो मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम जैसी महिलाओं को मौका दिया जाए, ताकि मैं दिखा सकूं कि एक महिला क्या कर सकती है। एक महिला जिस दर्द को, किसी की पीड़ा को समझ सकती है, शायद वो पुरुष नहीं समझ सकते। ऐसे सबका जब भी दामन पकड़ी हूँ तो बीजेपी का ही पकड़ी हूँ। और मैं आपके चैनल से मैं कह देना चाहती हूँ कि जब मैं दामन पकड़ ली हूँ तो पकड़ ली हूँ। अब तो बस मेरा वही हाल है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। रोटी कितनी महंगी है, इसकी कीमत मुझे उस औरत ने बताई है जिसने इसकी कीमत अपने जिस्म को गिरवी रखकर चुकाई है। आइए एहतराम करें दिल, दिमाग और मन के ताप को, फिर मैं ले चलूँगी उस गरीब मोहल्ले में आपको, जहाँ भूखमरी, बेबसी, लाचारी की वेदना से उबकर मर गई थी फुलिया बेचारी, 3 बच्चे सहित कुएं में कूदकर। एक तरफ चुनावी तैयारियां जोरों पर है, सारी छोटी बड़ी पार्टियां जो है चुनाव में कूद चुके हैं। नीतीश कुमार जी का माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, उनका भी वर्चुअल संवाद हो रहा है, लोग वहाँ भी बिजी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से जो है चुनाव का आगाज़ पूर्ण रूप से हो चुका है और चुनाव आयोग ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि चुनाव सही समय पे ही होना है। इसी कड़ी में आज बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक महिला प्रत्याशी के होड़ में जो अभी नंबर 1 पे चल रही हैं, बीजेपी से हैं बबीता कुमारी यादव जी, समाज सेवी भी हैं। लगातार इनको हम देखते हैं कि समाज के प्रति जागरूक रहते हैं, हर छोटे बड़े कामों में इनका योगदान सराहनीय रहता है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। और नाम से तो हमें पता है बबीता कुमारी यादव, एक्चुअल में बबीता यादव क्या है और किस पद से अभी जुड़े हुए हैं बीजेपी से? मैं अभी बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सह क्षेत्रीय प्रभारी, महिला मोर्चा हूँ। और अभी मैं 10 साल पहले से मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण की राष्ट्रीय महासचिव के पद पे मैं मनोनीत हूँ, जिसके कारण कि मैं समाज में काम को मैं कर पा रही हूँ, अच्छे से अच्छे काम को मैं कर पा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बैनर तले मुझे हर जगह सम्मान मिलता है, उस सम्मान को लेकर मैं आगे बढ़ी। उसके बाद मैं बीजेपी में आई हूँ, 5 वर्ष में बीजेपी में हूँ। और अभी मैं आपको बता ही दी हूँ, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सह क्षेत्रीय प्रभारी किशनगंज। आप यादव हैं और आपके पति देव जी भी नीरज कुमार कश्यप जी पहले आरजेडी में थे। क्या ऐसा हुआ जो कि उनको आरजेडी एकाएक छोड़ना पड़ा और फिर बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? सबसे पहले बात कुछ छुपी हुई तो है नहीं कि मुझे बताना पड़े। अभी जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, सबसे पहली बात तो है कि वो हमारी विधानसभा से नहीं है, जिसकी मार हमारे यहाँ की जो जनता है वह झेल रही है। और शायद आप अगर जा रहे होंगे कहीं किसी क्षेत्र में, आप भी गुजर रहे होंगे या फिर यहाँ की जनता से आप भी रूबरू हुए होंगे, तो आपको भी मालूम चला होगा कि यहाँ की जनता में क्या नाराज़गी है और किस गलत फहमी में उन्होंने वोट किया और इसका रिजल्ट क्या मिला। हमारे पति जो थे आरजेडी के, वो प्रबल दावेदार माने जाते थे, कद्दावर नेता माने जाते थे और पूरा उनका ही चांस था टिकट मिलने का आरजेडी से। लेकिन कुछ लालू जी के जो थे कार्यकर्ता, जिनकी कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, साजिश के तहत रुपये के होर फेर से रातों रात नाम तो इनका ही रहा। और यहाँ तक मैं बता दूं कि अभी भी अगर आप आरजेडी कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर जो एक डायरेक्टरी चलता है विधायक के नाम में, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर और मेरे पति का मोबाइल नंबर चल रहा है। नाम भी इनका रह गया नीरज यादव और बायोडाटा इनका रह गया, मोबाइल नंबर इनका रह गया, पैसे के होर फेर से सिर्फ चेहरा बदल दिया गया। तो क्या ऐसा आप सीधे तौर पे कह रही हैं कि दोनों का जिस तरीके से नाम सेम है, वर्तमान विधायक जी भी नीरज कुमार नाम है उनका भी,
तो क्या ये नाम के चलते हेर फेर हुआ या सही मायने में जो है पैसे का खेल हुआ कि पैसे दे के जो है नीरज यादव जी टिकट लेके चले गए? हाँ, ये बिल्कुल ही दिमागी चाल चला गया, यानी कि पैसे की तो बात थी ही, तो लेकिन ऐसा था कि लालू जी का आश्वासन इनको मिला था कि ठीक है हिटलर तुम जाओ, जबकि उससे पहले के रैली का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद लालू जी ने इनको आश्वासन दिया कि ठीक है हिटलर तुम जाओ अपने क्षेत्र में तैयारी करो और फिर जो होता है हम तुम्हारे लिए देखते हैं। तो फिर इनके बाद ये आए, क्षेत्र में लगे रहे काम में, और ऊपर तक भी हम लोगों को जहाँ तक बात हो रही थी तो चर्चा में आ रहा था कि बरारी विधानसभा से नीरज यादव का नाम आ रहा है। तो बरारी विधानसभा में तो और कोई नीरज यादव था ही नहीं, और आज से नहीं, हमारे पति जब 20 साल की उम्र से थे उस टाइम से ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो शादी हुई वो भी हमारी शादी किसी नेता से हुई, किसी युवा से नहीं, किसी लड़के से नहीं, किसी बिजनेसमैन से नहीं हुई। हमारी शादी एक नेता के साथ, लीडर के साथ हुई थी। और 20 साल की उम्र से आज तक हम लोग का जहाँ घर पड़ता है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो इलाका है, बाढ़ पीड़ित एरिया है, हर साल बाढ़ पीड़ितों को भोजन देना, उनका आवास का रखरखाव करना, घर बनाना, कपड़े का वितरण करना, भोजन का वितरण करना, और यहाँ तक कि ना जाने अभी तक की उम्र में हम लोगों ने कितनों का शादी कराया, कितनों का श्राद्ध कराया। फिर थोड़ी बड़ी जो बात होती है जनता के साथ, जैसे ब्लॉक का काम हो गया, थाना का काम हो गया, यहाँ तक कि शिक्षक नियोजन कहा जाए, आंगनबाड़ी कहा जाए, और जितने भी गरीब मजलूम होते हैं, जिसके साथ कितनी भी अत्याचार होती है, वैसे जनता मेरे पास आते हैं। हमारे पति ने थाना का घेराव, ब्लॉक का घेराव, ऐसे ऐसे कार्यक्रम इनका होता रहा है, और इनके कारण जो है जितने भी गलत नियोजन के तहत हुआ था, आंगनबाड़ी सेविका भी बहुत सारी ऐसी बहनें मिलेंगी जो कि आज भी आपको बताएंगे कि नीरज यादव जी जो थे हमारे बरारी विधानसभा के, हिटलर यादव, उनके कारण हम लोगों का जो है सही चयन हुआ, नहीं तो पैसे के घोर फेर से बहुत गलत लोगों का चयन हुआ। पैसे के खेल से मुझे एक बात याद आ रही है कि आप जैसे समाज सेवी जो लगातार समाज से जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं, और जनता आपको पसंद भी कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है और पैसे का अगर खेल से जो है टिकट खरीद फरोख्त हो रहा है, तो इस स्थिति में फिर आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, ऐसा आप ना बोले कि पैसे की बात नहीं, क्योंकि अगर मैं आज तक इतनी राजनीति की हूँ तो साफ जाहिर है कि मैं अपना पैसा ही खर्च कर रही हूँ, उतना है। लेकिन दुख इस बात का हुआ, इसलिए मेरे पति जो हैं अभी उनका पार्टी से मोह भंग हो गया है। इनको इस बात की तकलीफ हुई, अगर रुपये की ही बात थी तो वो भी हम लोगों के साथ रखा जा सकता था, एक बार रखते सही। मैं अगर नहीं दे पाती तो शायद आज वो ठेस हमारे दिल में नहीं रहता जो अभी हम लोग झेल रहे हैं। कि सब दिन हमने काम किया, जहाँ तक कि कोई भी जनता बताएंगे आज तक कि हम लोग कभी किसी से 2 रुपये लिया नहीं, जहाँ तक दिया हमने कभी किसी से लिया नहीं। तो उतना भी क्षेत्र में हमने जनता के पीछे खर्च किया। खैर इतना तो हम जान रहे हैं कि राजनीति में कहाँ क्या चलता है। अगर रुपया ही लेना था तो एक बार मेरे से भी बात रख लेते, मैं दे पाती हूँ या नहीं दे पाती हूँ, कम से कम इतना हक तो मेरा भी बनता था। यदि मैं नहीं दे पाती तो शायद आज जो दंश मेरे अंदर है ये नहीं रहता, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती। चलो मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं टिकट नहीं ले पाई। बरारी विधानसभा में उम्मीदवारों की लिस्ट बड़ी लंबी चल रही है, जदयू की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है और बीजेपी की तरफ से भी। क्या लगता है बबीता यादव कहाँ अपने आप को देखती है टिकट के होड़ में? देखिए, मैं काम पे विश्वास रखती हूँ, मैं आशावादी हूँ, निराशावादी नहीं हूँ। और मैं जनता से भी सबसे मैं अपील करूँगी कि आशावादी बने, निराशावादी ना बने। राजनीतिक है, चुनाव है, बस यूँ ही आते जाते रहता है। फिर ऊपर में जो हमारे शीर्ष नेता बैठे होते हैं वो बहुत तरह का गणित का हिसाब जोड़ करते हैं, उसके बाद वो कैंडिडेट का चयन करते हैं। तो ऊपर में जो हमारे शीर्ष बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस पक्ष में वो निर्णय लेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं काम कर रही हूँ, जनता के बीच हूँ, और मैं अपने काम के दम पे अपनी इस मुकाम पे पहुँची हूँ। और फिर जनता अगर हमको चाहती है तो कहीं ना कहीं मैं उस लायक हूँ, मैं अपने आप को बनाई हूँ काम के बदौलत। और जब काम करती हूँ तो मेरा भी हक बनता है। और हमारी सरकार अगर मातृशक्ति की बात करती है, नारी सशक्ति की करती हैं, तो मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम जैसी महिलाओं को मौका दिया जाए ताकि मैं दिखा सकूं कि एक महिला क्या कर सकती है। एक महिला जिस दर्द को, किसी की पीड़ा को समझ सकती है, शायद वो पुरुष नहीं समझ सकते। ऐसे सबका अपना अपना सोच होता है। लेकिन मैं जहाँ तक अपनी बात बताऊँ कि जिस तरह से बहुत सारी महिलाएं हैं, अभी बहुत सारी बेटियाँ हैं, बहन है, जिसके साथ बहुत तरह की अत्याचार होती है, तो वो बात महिलाएं नहीं रख पाती है जितना कि हमारे पास पुरुष वर्ग भी अपनी बात को रख पाएंगे और महिला वर्ग भी रख
रख पाएगी। लेकिन जब बात हमारी आती है तो हमारे पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो कि हमें सुनाते हैं या फिर हमें यानी कि एक बहलावा कहे या फिर हमको यानी कि मनोबल को गिरने न देने के लिए कहे, या तो हो सकता है कि हमारे अच्छे चाहने वाले हों तो वो हमें बताते हैं कि मैडम हम तो इतने साल से हैं, मैडम हम तो इतने दिन से काम कर रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि कौन कितने दिन से, मायने ये रखता है कि आपने समाज में क्या किया, आपने जनता के बीच क्या दिया, आपसे जनता क्या लिया, ये मायने रखता है। ना कि ये मायने रखता है कि मैं इतने साल से हूँ। अगर कोई इतने साल से है तो वो किसी नेता के पीछे रहकर उन्होंने कुछ कमाया। अगर मैं भी, जहाँ तक बात है कि मैं 15 साल से चुनाव लड़ रही हूँ। 2005 में मैंने पहली चुनाव लड़ी थी, पंचायती चुनाव था वो। फिर उसके बाद मुझे जॉब हुआ, मैं जॉब में गई। फिर 2010 में जब चुनाव आया तो फिर मैंने वहाँ पे जनता के आग्रह पे, जनता ने मुझे कहा कि नहीं आपको समाज में आना है और आपके नहीं रहने से हम लोगों को तकलीफ़ होती है। तो फिर जनता की बात पे मैंने, जनता की बात रखने के लिए मैंने फिर से जॉब में रिजाइन दी। 2010 में फिर मैं चुनाव लड़ी। फिर अभी तो ये 2015 में तो जो होना था जाति समीकरण के अनुसार फिर मैं छट गई। तो 15 साल से मैं यानी कि समाज सेवा में लगी हूँ। रही बात पार्टी का सिंबल जहाँ तक बात है, ये मैं 5 साल से बीजेपी में हूँ। इससे पहले मैं कहीं नहीं थी और मैं जब भी दामन पकड़ी हूँ तो बीजेपी का ही पकड़ी हूँ। और मैं आपके चैनल से मैं कह देना चाहती हूँ कि जब मैं दामन पकड़ ली हूँ तो पकड़ ली हूँ। अब तो बस मेरा वही हाल है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। जैसे आप जिस क्षेत्र से आती है बरारी विधानसभा से, और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और आप जिस पार्टी से जुड़ी हुई हैं बीजेपी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में आप जुड़ के जो मुसलमान वोटर है उनका भरोसा को जीत पाएंगी? देखिए, यहाँ तो मैं जाति की बात नहीं करूँगी और पार्टी की बात, काम की बात मैं करूँगी कि काम कौन कहाँ क्या कर रहा है। मुझसे भी बहुत लोग सवाल करते हैं कि मैडम आप यादव हैं, यादव हो क्या, आप बीजेपी में कैसे चली गई, आप इतना अच्छा कर रही हैं फिर भी आपको नज़रअंदाज किया जाएगा बीजेपी में, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद होता है। पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। रही बात कि मैं बीजेपी में कैसे आई, तो मैं आपको वहाँ से मैं ले चलूँगी। रोटी कितनी महंगी है, इसकी कीमत मुझे उस औरत ने बताई है जिसने इसकी कीमत अपने जिस्म को गिरवी रखकर चुकाई है। आइए एहतराम करें दिल, दिमाग और मन के ताप को, फिर मैं ले चलूँगी उस गरीब मोहल्ले में आपको, जहाँ भूखमरी, बेबसी, लाचारी की वेदना से ऊबकर मर गई थी फुलिया बेचारी 3 बच्चे सहित कुएं में कूदकर। आप क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जैसे कि आप लगातार समाज सेवी हैं और समाज के लिए आपने काम किया है, बीजेपी में जुड़ी हुई है। आपसे अगर पूछा जाए कि बीजेपी का सिंबल को लेकर और नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर आप जो है लोगों का भरोसा जीतेंगे, या खुद में आपने जो 5 साल में काम किया या इससे पहले से भी किया, आप अपने बलबूते जाएंगे? क्या रहेगा आपका मुद्दा? सबसे पहले तो हमारी जो अस्तित्व है, मेरी जो पहचान है वो अपने बलबूते पे है। क्योंकि मैं पार्टी तो मैं बता रही हूँ कि आज मैं 5 साल पहले ज्वाइन की हूँ, पर एक समाज से भी मैं 15 साल से हूँ। तो 15 साल से ही मैं अपना नाम कमाऊँ। ऐसा नहीं कि आज मैं पार्टी में आई हूँ तो फिर मेरा नाम हुआ और मैं काम की हूँ। मैं 15 साल से काम कर रही हूँ। हमारे काम को लेकर बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं, युवा भाई हैं जो कि मुझे हिटलर दीदी का भी खिताब देते हैं। और अभी भी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भाई बहन आपको मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि काम के लिए मैं विधायक जी के यहाँ मैं गया था या गई थी, मुखिया के पास में गई, हर जगह से मैं जब लौट आई हूँ, कहीं काम नहीं हुआ तो बहुत उम्मीद लेके मैं आपके पास आई हूँ। और हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है कि जो हमारे घर पे आ गए हैं, जो हमारे दरवाजे पे आए हैं, वो निराशा हमारे यहाँ से नहीं लौटे और उसको कोई किसी भी तरह की हताशा न हो। उसके लिए मैं 24 घंटा प्रयत्नरत रहती हूँ, मैं प्रयत्नशील रहती हूँ कि किसी को नाराज़गी ना हो। और जनता की इस समस्या को देखकर मेरे दिल में ख्याल आता है कि यदि हमें इस लायक बनाया गया, जनता की सेवा के लिए हमें चुना गया, तो जैसे कि एक विधानसभा में 4 मंडल आता है, मेरा ये सोच है, तो मैं चारों मंडल में अपने युवा साथियों को तैयार करूंगी। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम चलाते हैं मन की बात, वहाँ से मेरे को सीख मिला है कि मैं उस युवाओं से मैं बताऊंगी सबकी जितनी भी परेशानी है, जिसका जो मुद्दा है उसको कलेक्ट करें और सारी परेशानियों को मैं उस युवाओं को, वहाँ का मैं विधायक का मतलब खिताब दूंगी, उतना मैं उसको पावर दे के रखूंगी वहाँ के युवाओं को कि आप अपने अपने मंडल को संभालें, जिसकी जहाँ समस्या है उसको आप सॉल्व कर सके। ऐसे युवाओं को मैं चिन्हित करके वहाँ का पदभार दूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ
कि ठीक है एक विधायक से संभव नहीं है, उसका कभी मीटिंग होता है, कभी यहाँ होता है, कभी वहाँ होता है, या बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ठीक है मैं मानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जनता भूखे मर जाए, जनता निराश हो जाए, जनता फिर ऐसी नौबत आ जाए कि जनता गाली दे, चाहे नेता को गाली दे या पार्टी को गाली दे, फिर निचले नेता की गलती के कारण ऊपर में जो शीर्ष बैठे हुए हैं उसको गाली सुनना पड़े। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। उसके लिए मेरे अंदर वो जज्बा है, मैं उतनी ऊर्जावान हूँ कि मैं अपनी जनता को मैं खुश रखूँगी और उनकी हर बात को मैं दिल और दिमाग से समझूंगी, और हर वक्त मैं उसकी जो भी गलतियाँ होंगी, जिसके अंदर जो भी उनके अंदर कमियाँ होंगी, जो भी उनको इंसाफ चाहिए, वो हमेशा मैं दिलाने के लिए तत्पर रहूँगी। वर्तमान विधायक नीरज कुमार यादव को क्षेत्र के लोग विकास पुरुष कहते हैं, और उन्होंने जिस तरीके का काम दिखाया, लगातार हम देख रहे हैं, रोड का शिलान्यास हो, चाहे पुल पुलिया बनाना हो, क्या आप अलग करेंगे? आपके जो भी उम्मीदवार पार्टी से होंगे वो उनको क्या अलग करना होगा जिससे कि नीरज यादव को इस बार लोग ना पसंद करें, आपको पसंद करें? देखिए, जहाँ तक आप वर्तमान विधायक जी की बात कर रहे हैं, विकास पुरुष का खिताब दे रहे हैं, तो इसमें मैं ये कहूँगी जनता भले ज़मीनी स्तर तक जाने या न जाने, पर आप जैसे और मेरे जैसे और जितने भी हमारे पढ़े लिखे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो सब जान रहे हैं कि कौन काम कहाँ से हो रहा है। अभी जो वो लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये तो वो हो गया ना कि जबकि वक्त आ गया तो जनता की आप लालच की रोटी फेंक रहे हैं। इतने दिन से आप कहाँ थे? इतने दिन से क्यों आप सोए हुए थे? जब चुनाव नज़दीक आ रहा तो आप शिलान्यास कर रहे हैं। बहुत सारी जनता आपको बताएंगी कि कई वर्षों से हो रहा है, जब चुनाव का टाइम आता है, जब चुनाव नज़दीक आता है, शिलान्यास तो हो जाता है, पर वो काम फिर जहाँ का तहीं रह जाता है। अगर आपको करना ही था पूर्ण रूपेण, तो फिर क्या ये 4 साल कम पड़ गया था? 5वें साल में आप विकास पुरुष का खिताब ले रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अभी जो भी कार्यक्रम हो रहा है ना, ये मुख्यमंत्री के फंड से आ रहा है, लेकिन विधायक का जो खुद आता है फंड विकास का, वो कहाँ गया? मैं उसके विषय में जानना चाहूँगी, और मैं अपने यहाँ के वर्तमान विधायक से पूछना चाहूँगी कि आपने अपने फंड से क्या किया, कितना किया, कम से कम उनकी भी गिनती कराएं और जनता को बताएं। विकास किसको कहते हैं? सिर्फ सड़क, रोड, नाला बन जाना है विकास है क्या? जी नहीं, ये विकास नहीं है। और रही बात सड़क की, तो खैर अब शायद ही कोई गांव, गली, मोहल्ला इस सड़क और रोड से वंचित रहा होगा कि जहां नहीं है। कुछ वर्ष पहले ये बात थी, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत मेरे ख्याल से हर गांव, अभी तो मुखिया ला रहा है, हर गांव जहां भी वो छोटा सा गली रहता है, रास्ता रहता है, उसको भी देख रहे हैं मुखिया खोज खोज के निकाल रहा है, क्योंकि जब काम करेगा तो कमाई होगा, तो वो तो अपने कमाई के हिसाब से खोज रहा, काम कर रहा। उसको मैं विकास नहीं मानती हूँ। विकास कहा जाता है कि आपने अपने समाज में कितने गरीबों को उसका हक दिलाया, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, कितनी महिलाओं की समस्या को आपने दूर किया, कितने दिन अपने गांव समाज क्षेत्र में आपने बैठा, गरीबों का सुना। मैं इसको विकास कहूँगी। क्या अगर जीने का तरीका बदला जी, अगर ये विकास है, अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, तो विधायक जी तो कसूरदार अगर हैं, अगर विकास नहीं हुआ, तो क्या नीतीश कुमार जी भी कसूरदार नहीं माना जाएगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि निचले से लेकर ऊपर वाले तक में चोली और दामन का नाता होता है। तो ज़रूरी नहीं, ठीक है हम आपको दे रहे हैं, पर आपके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप उसको लेके कितना आप उसको फैला पा रहे हैं, कितना आप टाइम पे कर पा रहे हैं। हाँ, अगर ये बात साबित होती है कि मुख्यमंत्री जी ने इस काम को रोक के रखा था, तो फिर आप मुख्यमंत्री का नाम ले सकते हैं, लेकिन ये तो आपका हक बनता है, क्योंकि जनता तो आपको पूछेगी ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है वर्तमान विधायक को ब्लेम करके और आप नीतीश कुमार जी का बचाव कर रहे हैं क्योंकि वो आपके पार्टी के साथ में है? ना ना, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी कि एक को बचाने के लिए मैं दूसरे को बदनाम करूँ, या फिर दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे को मैं बदनाम करूँ। ऐसा खैर मैं यादव कुल की बेटी हूँ, ऐसा मेरे खून में नहीं। मैं जो भी बोलती हूँ डंके की चोट पर बोलती हूँ। आपके हिसाब से विकास के सही मायने क्या है? अगर विकास हुआ नहीं है और अगर आपको मौका मिलता है विधायक बनने का, आपको अगर टिकट मिलता है, तो आपकी नज़र में विकास का सही मायना या परिभाषा क्या होगा जो आप करेंगे लोगों के लिए? मैंने बताया ना, तो सबसे पहले तो मैं 4 मंडल में अपने जो मेरा युवा साथी होगा उसको मैं तैयार करूँगी, और सप्ताह में 2 दिन मैं भी करवाऊँगी मन की बात।
तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो उनका देश का बात होता है मन की बात, लेकिन मैं विधानसभा के लिए मन की बात रखवाऊंगी, मन की बात करवाऊंगी। किस जनता के साथ क्या समस्या है उसको मैं सुनूंगी, दूर करूंगी। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि मोदी जी के मन की बातों को लोग नापसंद किए, डिसलाइक का संख्या जो यूट्यूब में है बहुत ज़्यादा हुआ। युवा लोग जो भी थे और जो भी स्टूडेंट लोग थे उनको नापसंद किया गया। ऐसा लोगों का मानना था कि अब मन की बात लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप भी अगर मन की बात अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करने लगेंगे, क्या आपको भरोसा है कि लोग पसंद करेंगे? यहाँ पे मैं सबसे पहले उन युवा साथियों से, युवा भाइयों से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि थोड़ा सा वो भी समझे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी है। और सबसे पहले होता है ना कि लोग जब बाहर मजबूत हो जाता है तो घर ऑटोमेटिक मजबूत होता है। तो अभी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, जैसे आए दिन देखते हैं कि पाकिस्तान को लेके, फिर चाइना को लेके आए दिन कुछ न कुछ तो होते ही रहता है। लेकिन लोग अपना सिर्फ व्यक्तिगत विचार को ना समझे, अपना व्यक्तिगत सुख को ना देखे। ऐसा वही युवा भाई कर रहे हैं जो कि किसी दूसरे के बहकावे में जा रहे हैं, या फिर वो देश के लिए नहीं सिर्फ अपने हित के लिए सोच रहे हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पढ़ा तो आपको नौकरी चाहिए। पढ़ाई का मतलब यदि नौकरी हो जाएगा तो समाज में नौकर पैदा होगा, कोई मालिक नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, आप सशक्त हो, आप आत्मनिर्भर हो। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और लगातार समाज सेवा में विलीन रहती हैं बबीता कुमारी यादव जी। उनसे हम बात कर रहे थे और इसी तरीके से हम लगातार जो है जनप्रतिनिधियों से जुड़ेंगे और उनको समझेंगे। तब तक के लिए मैं शाहिद सावरिया अपने सहयोगी दिलफराज अहमद के साथ SQ मीडिया।